सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द सिलेक्शन पॉइंट। तो आपको पता है लेखपाल का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, उसके नोटिफिकेशन में क्या क्या है। उससे पहले मैं ये चाहूँगा एक बार हम लोग लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है उसको ऑफिशियली जाके चेक कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर चलूँगा। तो सबसे पहले यूपी ट्रिपल एस सी सर्च कर लेते हैं। आज के टाइम में भी इंटरनेट स्लो। सो फ्रेंड्स, वेबसाइट ओपन हो रही है। एक बार वेबसाइट ओपन हो जाए फिर देखते हैं क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर आपको आयोग के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के बारे में एक विज्ञापन दिया हुआ है। मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। डिटेल से समझना है इसमें क्या है क्या नहीं है, कौन कौन एलिजिबल है। चलिए जूम कर लेते हैं, जूम इन करते हैं, एक एक बारीकी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2012। तो यूपी ट्रिपल एस सी ने इसे एक परीक्षा का नाम दिया है। 2022 की ये पहली परीक्षा होने वाली है आपकी। ये कोडेड रहता है, ये आखिर तक ऐसे ही चलेगा। हर बार नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो ये एक परीक्षा से ही आएगा। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा, देखिए इन्होंने इसको बोला है मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा का मतलब ये हो गया कि इसके लिए आप जो पहला एग्ज़ाम था जिसे हम लोग प्री एग्ज़ाम बोलते हैं उसको पास करके आए, क्योंकि मुख्य का मतलब ये होता है आप एक एग्ज़ाम पास किए हो। तो वो एग्ज़ाम कौन सा था उस पर भी अभी नीचे ये बताएंगे, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि 7/1/2022, मतलब आज 6 तारीख है। ये कल से स्टार्ट होगा इसका फीस जमा होना, मतलब ये फॉर्म कल से शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क सबमिट करने की अंतिम तारीख 28/1 तक आप सबमिट कर पाएंगे। मतलब टोटल मिलाकर इन्होंने 7 3 10 4 दिन उधर हो गए और 18 दिन उधर हो गए, ठीक है ना। तो 22 दिन टोटल आपको मिले हुए हैं। आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, कोई प्रॉब्लम हो जाती है आपको फिल करते टाइम तो उसके लिए आप 4/2/2022 तक इसको सही कर पाएंगे, ठीक है। और पढ़ते हैं क्या लिखा है। विशेष कथन, उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28/1/2022 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदक का प्रिंट आउट तब तक नहीं सकेगा जब तक कि उसकी फ़ीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। मतलब बैंक से जब तक आपको ड्यूज़ की रिसिप्ट नहीं मिल जाएगी, जब तक आपको एक नंबर नहीं मिल जाएगा, तब तक आपका फॉर्म नहीं प्रिंट आउट होगा। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 28/1/2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबवत 7 दिवस के अंदर अर्थात 4/2/2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी हेतु आवेदन में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने एक दिया हुआ है कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। 4 तारीख तक हम वैलिड रखेंगे, उसके बाद कोई भी चीज़ आप जो बोलेंगे वो मान्य नहीं होगी। इस तरीके से इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। चलिए, अगर ऐसा बताया हुआ है आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा। ये प्रारंभिक परीक्षा वाला है। मुख्य परीक्षा 2022 के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन 8,085, आपको मैंने बताया था ना 8,000 प्लस आपने जो देखे हैं, इसीलिए देखें क्योंकि ये 8,085 पद हैं। राजस्व लेखपाल के पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, भारत के नागरिकों से, मतलब कोई भी आवेदन कर सकता है। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा जो पैट हुआ था के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। बहुत बड़ी चीज़ यहाँ लिखी हुई है
कि वो कोई भी व्यक्ति जिसने पेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है वो यहाँ एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो जब वो एलिजिबल ही नहीं है तो उसकी हम बात ही नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये सारे के सारे, ठीक है। आगे समझते हैं इस चीज़ को। परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्रवाई आयोग द्वारा की जा रही परिणाम के निर्णय के अधीन होगी। मतलब मान लीजिए किसी ने इसमें सेंध लगाई है कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोग जिनका निर्णय रोक लिया जाता है वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं, आवेदन की किसी भी श्रेणी आवेदन और चयन के किसी भी स्टेज तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आते आते ये बताया जाता है कि नहीं इनमें ऐसी प्रॉब्लम थी, तो फिर उनके रिजल्ट्स रोक लिए जाएंगे। ये बात यहाँ लिखी हुई है। अगला है आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचनाएं। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी आवेदन पद्धति लागू है, अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब ऑनलाइन मोड दिया हुआ है, आपको ऑनलाइन मोड से ही करना है। आवेदन की प्रक्रिया क्या है? अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ें और भली भांति समझ लें कि वे विज्ञप्ति पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता व अन्य अर्हताएं निर्धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में इंगित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। मेरे हिसाब से ये भी आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप एलिजिबल हैं, आप चेक कर लीजिए इसके लिए, तभी आपको आवेदन करना है, ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं इसको। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर लाइव एडवर्टीजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत विज्ञापन पर क्लिक करके उक्त विज्ञापन को डाउनलोड और व्यू कर सकता है, जहाँ से मैंने भी आपको करके दिखाया था, ठीक है। और उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया है, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया आप सब लोग समझते हैं, आप लोग बहुत दिनों से पेपर भर रहे हैं, ठीक है, फॉर्म भर रहे हैं, आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, देखिए बात का समझिए क्या है, बात का समझिए क्या है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन कैसे होगा? जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है उसकी डिटेल्स आपको देनी होंगी, ठीक है ना। दो विकल्प दिए जाएंगे, व्यक्तिगत विवरण के साथ और OTP के माध्यम से, तो आप कोई भी इसमें पिक कर सकते हैं, ठीक है। आगे है, बाकी रही बात इसको कैसे भरना है, तो मैं आपको भर के भी दिखा दूंगा, ठीक है ना, फॉर्म कैसे फिल किया जाना है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आवेदन। तो आवेदन तक चलते हैं, क्या लिखा हुआ है देखते हैं। इस भाग में लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं सब कुछ दिखाना होगा आपको, ठीक है, सब कुछ डालना होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है अभ्यर्थी। इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता से संबंधित विवरण भरना होगा, ठीक है ना। जो अनिवार्य अर्हता है ना, अनिवार्य अर्हता मतलब आपने पेट दे रखा हो और उसके लिए जो जरूरी चीज़ें मांगी जाएंगी वो सब आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए, अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक नहीं, ये वेब पेज पर नीचे की ओर एंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात सबमिट करने, एक वेरिफिकेशन कोड आपको शो करेगा, आप उसे भरेंगे, ठीक है, तब जाकर आपका फॉर्म सबमिट होगा और आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा जिसमें 11 अंकों का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है ना। सब कुछ ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद क्या है? फोटो तथा हस्ताक्षर। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में अपलोड किए फोटो और हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होंगे, पहले से दिखाई पड़ेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है।
संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं हो सकेगा। अभ्यर्थी फोटो तथा हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे। ठीक है, ये भी हो गया। और आगे क्या है और समझते हैं। अन्य विवरण क्या है। अभ्यर्थी को अधिमानी अहर्ताएं आपको पता है कैसे कैसे आपको मिलती हैं। फीस आपका जमा ही कर लेते हैं, और अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं आपको एक फॉर्म ऑनलाइन भर के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, फीस की बात करें तो आप देख सकते हैं आरक्षित वर्ग की भी 25 रुपये लिखी हुई है। लगभग सबकी टोटल सबकी 25 रुपये लिखी हुई है। कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, आराम से पे की जा सकती है। ठीक है, मुख्य परीक्षा हेतु फीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। मतलब ये जब मुख्य परीक्षा आएगी उस समय आपको फीस देना होगा। ये आप फॉर्म फीस दे रहे हैं, ठीक है, शायद ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। ऑनलाइन आवेदन श्रेणी का निर्धारित, ये ऑनलाइन आवेदन की फीस है। मतलब मुख्य परीक्षा जब आएगी तो आपको एक फ़ीस पेमेंट करनी होगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। अगला है फॉर्म का प्रिंट आउट आवेदन आपको लेना ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन, फॉर्म भरते समय कोई प्रॉब्लम मत करिएगा, ठीक है ना, तो संशोधन नहीं करना पड़ेगा। कहाँ अभ्यर्थी आवेदन पत्र निम्नलिखित विवरण को भी संशोधित कर सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी। यहाँ पर अगर प्रॉब्लम होती है आप संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है पदों का विवरण, ठीक है ना, तो पदों का विवरण आपको क्या ही समझाया जाए, लेकिन फिर भी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी जिसमें इन पदों के बारे में बात की जाएगी कि किस पद में क्या है। ठीक है, एंड आई होप तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। खैर, तो चीज़ें हो चुकी हैं। संख्या घट बढ़ सकती है, ये पॉइंट लिखा हुआ है। ओके, क्षैतिज आरक्षण का विवरण कैसे मिलेगा। विवरण क्षैतिज में देखिए ये है, कुछ जो डिसेबल्ड होते हैं फिजिकली उनके लिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इन पर बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बात क्या, एक्चुअली ये सारी चीज़ें सीधी सीधी लिखी हुई हैं, तो आगे बढ़ सकते हैं। और ठीक है, आरक्षण की बात है तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉर्म भरते समय ज़रूरी पड़ेंगी, वो आपको पता है। एक बार आहारता चेक कर लेते हैं कि लेखपाल बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा लोगों की डिमांड रहती है। देखते हैं क्या क्या कह रहा है। अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसकी समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि अभ्यर्थी जो है वो इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, ठीक है ना, समकक्ष होना चाहिए। मतलब ऐसा है, अगर इंटर नहीं पास है, 10th के बाद उसने ITI की हुई है 2 साल की, तो वो भी 12th के इक्विवेलेंट मानी जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। अन्य बातों के अधिमानी अर्हता किसे दी जाएगी। अधिमानी अर्हता अगर मान लीजिए सब कुछ समान है तो अन्य बातों के समान होने पर अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। किसे, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक रहा हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र रहा हो, मतलब NCC का अगर B सर्टिफिकेट है तो उसे अधिमानी अर्हता मिलेगी। ठीक है ना, ये भी अच्छी चीज़ है, आप लोग अगर हैं तो अप्लाई करिए। उसके बाद बात आती है आयु सीमा की। ठीक है, तो 18 वर्ष से 40 वर्ष नियमावली जैसी भी हो, ठीक है, उसके अनुसार होनी चाहिए। और क्या है, आरक्षण के बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हैं आप लोग। क्या होगा परीक्षा का प्रारूप, ये भी समझ लीजिए। देखिए परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा, जैसे मैंने आपको बताया था थंबनेल में कि हम देखेंगे तो सामान्य हिंदी आएगी 25 नंबर की, सामान्य गणित लिखी हुई है, गणित हर तरीके की पूछेंगे ये इस बार 25, सामान्य ज्ञान और ग्राम विकास। ठीक है ना, देखिए ये वो 2 सेगमेंट हैं जो लगभग सबसे कवर नहीं होते, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये वो 2 सेगमेंट हैं जो सबसे कवर नहीं होते। तो अगर ये 2 सेगमेंट सबसे कवर नहीं होते हैं, इसका मतलब ये है कि सिलेक्शन यहीं मिलेगा हमें। ठीक है ना, आपको सिलेक्शन हिंदी और गणित में नहीं मिलेगा। क्यों, देखिए कुछ लोगों को हो सकता है ऐसा लगता हो कि गणित में मिल जाएगा। देखिए गणित कितनी भी कोई कम करे, 15-16 नंबर की सब करेंगे, लेकिन सामान्य ज्ञान 15-16 नंबर का और ग्राम समाज 15-16 नंबर का, ये सबसे नहीं होता है। इस चीज़ को आप समझिए। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको यहाँ 50 क्वेश्चंस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी
फुल डिटेलिंग के लिए हम लोग अलग से एक वीडियो में बात करेंगे कि इसको कहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक, ओके, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम आपके सामने है। हिंदी सामान्य ही रहेगी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रही है। गणित भी लिखा हुआ है, क्या क्या आएगा। गणित में बीजगणित और रेखा गणित को लिया गया है। यहाँ से आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न कठिन हो जाएंगे। सामान्य ज्ञान का आप सिलेबस देखिए, ये आपको छोटा लग रहा है, कितना बड़ा सिलेबस है, सब कुछ है इसमें। इसमें आप ये मत सोचिएगा कुछ भी छोटा है, करंट अफेयर छोटा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सब छोटा नहीं, कुछ सॉरी, इसमें कुछ नहीं छोटा है, इसमें सब कुछ है। जितनी जीएस आप पढ़ सकते हैं उतनी जीएस है इसमें। ग्राम समाज का छोटा सिलेबस आपको लग रहा है तो इसके लिए आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी बुक्स आ गई हैं, अपना सिलेबस में डाल लीजिए और बुक ले आइए। तो ये था एक सिलेबस का। नॉर्मलाइजेशन भी होगा, नॉर्मलाइजेशन पर भी हम लोग बाद में बात करेंगे। और तो इस तरीके से ये बाकी सारी चीज़ें आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें मेरे बताने जैसा कुछ नहीं है वहाँ पे। तो जैसा कि मुझे ठीक लग रहा था, मैंने आपके साथ इस नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लिया है। तो अब बारी आती है पढ़ने की कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूँगा। और तैयारी कैसे की जाए, कितने घंटे पढ़ा जाए, 2 घंटे पढ़ा जाए, 10 घंटे पढ़ा जाए, इस पर सब पर बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज ही वो वीडियो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के मिलने के बाद। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, कोविड बढ़ रहा है, दूरियां बना कर रखिए, मास्क का प्रयोग करिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।